नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आज आपको हिंदी व्याकरण का प्रारंभ से अध्ययन करवाएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको इस कोर्स के अंतर्गत वर्ण विचार से प्रारंभ करवाएंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी एक भाषा विषय है, ये हमारा विषय रहेगा। और प्रत्येक भाषा विषय को आपको पता होना चाहिए। हम कहते हैं साहित्य, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो। और ये भी पता होना चाहिए साहित्य के ऊपर हमारे अलवर के लोक देवता भर्तृहरि ने एक अच्छी परिभाषा दी है। और उन्होंने कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन योन ना विहंते। भर्तृहरि ने कहा है साहित्य के संदर्भ में कि साहित्य संगीत कला विहीन योन ना विहंते पुच्छ विहाणी पशु। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य संगीत और कला तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है, वह बिना पूंछ का पशु है। आपको पता होना चाहिए कि साहित्य के जितने भी नियम हैं उन्हें तो हम कहते हैं व्याकरण, और उसे बनाने वाला कहलाता है वैयाकरण। ये प्रश्न भी कई बार आ चुके हैं, व्याकरण और वैयाकरण जैसे शब्द युग्म के जैसे टॉपिक में आ चुका है। साहित्य के नियमों का संग्रह है व्याकरण, और उसे बनाने वाला बंदा कहलाता है वैयाकरण। तो दोस्तों, भाषा विषय के हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे व्याकरण का। और व्याकरण के अंग होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पदबंध, इससे रिलेटेड। तो हम इस कोर्स के अंतर्गत सारे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फिर से देख लो, साहित्य, हिंदी एक साहित्य विषय है। साहित्य के नियमों का संग्रह कहलाता है व्याकरण, इसे बनाने वाला वैयाकरण। और व्याकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे दोस्तों वर्ण विचार। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, किसी भी छात्र को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भले ही एक बार अपने हाथ से लिख सकता है, अन्यथा आपको आपके कमेंट्स पर जो नंबर आएंगे हम हमारे पीडीएफ क्वेश्चन और थ्योरी आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा के अंतर्गत भाषा के अंगों के बारे में बात करते हैं। भाषा के अंग के अंतर्गत आते हैं ध्वनि विज्ञान, वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। तो दोस्तों, वर्ण एक इकाई होती है, ये एक वर्ण होता है। मान लीजिए हमने इसके दो टुकड़े करे, इसमें से ए निकाल लिया और ये रह गया आधा क। तो ये ध्यान रखना, वर्ण के भेद कितने हैं। तो वर्ण के भेद हम बात करते हैं। इसके दो टुकड़े करें, ये तो हो गया मेरे दोस्तों स्वर, ये हो गया स्वर। और बात करें इसकी तो ये कहलाता है व्यंजन। तो ये ध्यान रखना, DSSB PRT 2014 ऐसे एग्जाम में प्रश्न आए हैं कि वर्ण के भेद कितने हैं। तो वर्ण के भेद हैं दोस्तों दो, पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। और अगर हम बात करें तो एक और है वर्ण का भेद, वो तीसरा है योग वाह। कई दोस्त इसको अयोग्य वाह बोलते हैं, वो गलत है दोस्तों। अयोग्य वाह नहीं है, ये है अयोग वाह। इसमें ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़ना, और वाह का मतलब होता है मेरे दोस्तों साथ। अयोग वाह, जैसे एक वर्ड होता है ना विवाह, वे माने विशेष, वाह माने साथ देना। इसी प्रकार अयोग वाह नहीं जोड़ना साथ, ये दो वर्ण हैं दोस्तों, अंग और अह। ये हिंदी में हालांकि एक और है चंद्र बिंदु वाला, इसके बीच में आता है, वो शब्दकोश में तो नहीं आता है। तो HTET के एक एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी में कुल अयोगवाह वर्ण कितने हैं। तो कुल तो हो गए 3, और अगर सीधा सीधा प्रश्न आए अयोगवाह कितने होते हैं तो 2। तो फिलहाल हम इसको नहीं मानते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है 2। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है। दोस्तों देखो, ये है ए, दिखने में स्वर है, और इसकी बिंदी जो ये बिंदी है वो काम कर रही है गे का। तो ऐसा लग रहा है ये स्वर है, ये व्यंजन है। अब इसे स्वर मानो कि व्यंजन मानो, इसलिए विद्वानों ने कहा है कि नहीं जोड़ना साथ, इसे ना तो स्वर मानो ना व्यंजन मानो। इसीलिए ऐसे ये है अह, ये ए स्वर हो गया, और ये जो है होता है ये हो गया दोस्तों व्यंजन। तो सीधी सी बात है, नहीं जोड़ना साथ, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। इसीलिए अगर बात करें वर्ण के भेद कितने हैं तो 2, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद हो गए 2, स्वर और व्यंजन। और अगर बात करें वर्ण के कुल भेद, और कुल भेद के अंतर्गत मेरे दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ण के कुल भेद में हो गए पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा और होता है, एक और होता है, उसे कहते हैं योग वाह। तो ये 2 प्रश्न हमारे अलग से निकल गए। वर्ण के भेद हो गए 2, स्वर और व्यंजन। तीसरा हो गया 3, वर्ण के कुल भेद, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह।
रीट एग्जाम लेवल की दृष्टि से हम सारा का सारा मैटर आपको शुरुआत से स्टार्ट कराएंगे और जो हमारा एक वीडियो और अपलोड होता रहेगा उसके अंतर्गत हम हिंदी शिक्षण वीडियो का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम इन वर्णों में से सबसे पहले स्वर को प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको पूरा का पूरा स्वर का वीडियो देखना है। स्वर से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, उच्चारण स्तर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन इस कंपटीशन इस क्लास में आपको DSSB, KVS, LDC, हाई कोर्ट, पटवार जैसे एग्जामों में आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों स्वर। तो आइए प्रारंभ करते हैं स्वर। वर्ण के भेद दो, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कुल भेद स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा का मतलब नहीं जोड़ना, साथ अंग और है को ना तो हम स्वर में जोड़ते हैं ना ही हम व्यंजन में जोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्वर। स्वर के अंतर्गत दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे संधि को, हिंदी को, तो हिंदी में एक संधि आएगी यण संधि, जिसमें स्वर के दो टुकड़े मिलेंगे, सु प्लस अर। यहाँ पर सु का मतलब होता है दोस्तों अच्छा और अर का मतलब होता है निकलना, यानी कि वह ध्वनि जो अच्छी तरह से बाहर निकलती है उसे कहते हैं हम स्वर। कहाँ से निकलती है? अपने मुख से ही निकलेगी। अगर हम किसी बच्चे को चूंट का भरेंगे तो वो करेगा आ ई, ऐसे करेगा तो आ और ई की ध्वनि निकलेगी। कभी ऐसे करते दिखेगा पे फे टे नहीं बोलेगा, वो स्वर ही निकालेगा। इसलिए ये ध्यान रखना दोस्तों कि स्वर वे ध्वनियाँ जो अच्छी तरह से बाहर निकलती हैं। और कहाँ से बाहर निकलती हैं? ईश्वर ने हमारे जो मुख अवयव हैं वो 5 तरह के दिए हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत और पांचवा होता है दोस्तों ओष्ठ। तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये समझ नहीं आता है। तो कंठ, एक बार आप मेरे को ध्यान से देखो, हमारे मुख के अंदर कंठ कहाँ होता है? हमारे अंदर ये जो कागलस होता है ना, अंदर एक छोटा सा तंतु से लटका होता है, उसे हम कहते हैं कंठ। क्लियर हुआ? तालु की बात करते हैं, तालु हमारे मुख के अंदर यहाँ ये ऊपर का पार्ट, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें डालडा घी के लड्डू चिपकते हैं, देसी घी के लड्डू चिपकते हैं ऊपर ऊपर, कई बार चॉकलेट भी चिपक जाती है, तो वो हो गया तालु। मूर्धा की बात करें तो ये हमारे ऊपर के दांत हैं, इनके अंदर यहाँ कुछ दाने दाने से हैं, जीभ फेर के देखने से पता लगेगा, वो जो दाने दाने से होते हैं उसे कहते हैं मूर्धा। बात करते हैं दंत की, तो ये सबको क्लियर है, ये दंत हो गए। रही बात ओष्ठ, ये हो गए ओष्ठ, जिसे हम बिगड़ कर होठ कह देते हैं, गाँव में तो रोड भी कह देते हैं, तो ये हो गया ओष्ठ। अब मैं आपको एक बार डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा मुख है, इसके अंदर ये छोटा सा तंतु लटक रहा है, ये तो हो गया मेरे दोस्तों कंठ। ठीक है, ये जो है अंदर जो ऊपर का हिस्सा, इसे मैं कह सकता हूँ तालु। ये जो दाने 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 हो गए, ये हो गए मूर्धा। और ये जो मैंने बना दिए ये हो गए दांत, बाहर नहीं निकलने चाहिए। और इसके बाद ये जो कवर है, ये कवर, इसे कहते हैं अपन ओष्ठ। तो कई बार ये प्रश्न आ जाएगा भाई इनको उच्चारण स्थल को आरोही क्रम में दर्शाइए, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये दंत हैं। और उल्टा करें तो ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु, कंठ, तो बीचों बीच में कौन सा आ रहा है? मूर्धा। सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण स्थल है मूर्धा। तो ये ध्यान रखना, ये 5 मुख अवयव हैं। 3rd ग्रेड 2013 जिला अलवर से एक प्रश्न आया था कि स्वर किसे कहते हैं। तो सुनिए, वे वर्ण, वे ध्वनियां या वे आवाज जिनका उच्चारण करते समय ये 5 मुख अवयव, कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 मुख अवयव जब एक दूसरे को स्पर्श ना करें, कोई भी किसी को टच नहीं करेगा, और ध्वनि जब निर्बाध रूप से स्फटित होकर सीधी मुख से बाहर आ जाती है तो उसे कहते हैं स्वर। फिर से सुनिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ये 5 एक दूसरे को स्पर्श ना करें। प्रैक्टिकल देखिए, ए कुछ भिड़ रहा है, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए, अंग ए नहीं, तो अयोग रहेगा, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये हो गए मेरे दोस्तों स्वर। तो सीधी सी बात है, परिभाषा आपको पता ही होनी चाहिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई भी मुख अवयव जब आपस में स्पर्श ना करें और ध्वनि निर्बाध रूप से जब मुख से सीधी बाहर आती है उसे कहते हैं स्वर। तो आइए दोस्तों स्वरों के बारे में हम जानते हैं। पहले हम आप सारे स्वर लिख देते हैं। ए अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि। ये री ऋषि बढ़ाना बस बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से
औरत। तो दोस्तों एक बार इनके ऊपर नंबर भी डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी हाँ दोस्तों 11। अब सीधी सी बात है, इस 11 का जवाब हमें कब कब देना है, जब इसके उत्तर 11 होंगे। जब ये प्रश्न आए कि हमारी हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर आएगा 11। अगर प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके पेपर वाला देता है, जो अलवर जिले से ही आया था 3rd ग्रेड में, कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी उत्तर होगा 11। हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। तो सीधी सी बात है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या पूछे तो भी उत्तर देना है 11। और हमारी हिंदी के परिष्कृत रूप को, शुद्ध रूप को मानक हिंदी के रूप में जाना जाता है। तो मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अगर प्रश्न आए कि बाल पोथी में स्वरों की संख्या, जिसे हम कायदा कहते हैं, बाल पोथी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। तो दोस्तों इन प्रश्नों के जवाब 11 हैं और ये कई बार आ चुके हैं। 11 का जवाब हमें कब देना है, हिंदी में तो देना ही है, हिंदी की वर्णमाला में भी 11 है, हिंदी की लिपि देवनागरी तो भी 11 है, हिंदी का परिष्कृत तो मानक हिंदी कहलाता है तो भी 11 है, और बाल पोथी में हिंदी की स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन दोस्तों कब उत्तर थोड़ा चेंज होगा, देखो दोस्तों ये जो री है इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब अपन बोलेंगे ए आ ई ऊ री, री बोलेंगे तो हमारी जीभ, एक बार बोलो री, तो हमारी जीभ थोड़ी सी मूर्धा को टच करती है, दाने दाने को, तो इसीलिए री को हमने मूर्धन्य स्वर भी कहा है, क्योंकि मूर्धन्य का इसमें योगदान होता है, इसलिए कहते हैं मूर्धन्य स्वर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि री एक विद्वानों ने इस पे, हमारे राजभाषा आयोग है जो अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955 को बनी थी उसमें ये कहा भी था कि इसको स्वर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि री तो उच्चारण करते समय मुख अवयव को स्पर्श करता है, और स्वर किसे कहते हैं, जो स्पर्श ना करे। तो उन्होंने कहा भी था, तो कई लोगों ने कहा कि चलो हम इसे अशुद्ध स्वर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अशुद्ध स्वर। किंतु कई जो हमारे बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं वो कहते हैं री से तो हमारा हिंदी धर्म का पहला वेद स्टार्ट होता है, ऋग्वेद, जिन्हें हम श्रुति भी कहते हैं, तो आप री को अशुद्ध कैसे कह सकते हो, आपकी ये कैसी मजाल हो गई। तो उन्होंने अपने वक्तव्य को चेंज करते हुए कहा, महोदय हमने अशुद्ध नहीं कहा, हमने तो इसे विशुद्ध कहा है। तो सीधी सी बात है, अब चाहे अशुद्ध कहो चाहे विशुद्ध कहो, ये भी एक एग्जाम में आ चुका है कि विशुद्ध स्वर कौन सा है, तो सीधी सी बात हो गई री। अब मैं एक, जब आपको क्वेश्चन, जो आपको पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ में, उसमें प्रश्न आएगा कि री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ध्यान रखना, री मूर्धन्य स्वर है, री अशुद्ध स्वर है, री विशुद्ध स्वर है, और वर्णमाला में अगर इसके क्रम की बात रखें तो कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। हालांकि ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिलहाल अगर री अशुद्ध है तो एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, देखो एग्जाम के नाम याद रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप एग्जाम रिव्यू जब देखोगे तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैंने भी उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। प्रश्न ये है कि अगर री को अपन अशुद्ध मानते हैं तो प्रश्न ये आ जाएगा कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, शुद्ध स्वरों की संख्या, क्योंकि ये तो अशुद्ध या विशुद्ध माना जाएगा, तो शुद्ध स्वर हो गए मेरे दोस्तों टोटल 10। अगर हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या देखें, शुद्ध स्वरों की संख्या देखें तो सीधी सी बात हो जाएगी 10। ठीक है, शुद्ध स्वरों की संख्या। अब बात करते हैं इनकी मात्राओं की, तो ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है, मात्राओं के भी डिजाइन होते हैं, और जो आ की मात्रा का डिजाइन लगेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। आ, जैसे हम काम लिखते हैं तो ये आ की मात्रा ये हमने यहाँ से लगा के रख दी, तो ये आ। छोटी ई की मात्रा हमेशा पीछे से लगती है, और बड़ी ई की मात्रा हमेशा इधर से लगती है, ये हो गया बड़ा ऊ। देखो दोस्तों ये छोटा ऊ मान लो ये है, ये छोटा ऊ है, और मैंने इसे मिटा दिया तो ये छोटे ऊ की मात्रा बन गई जैसे कुल, तो ये हो गया छोटा ऊ, और ये हो गया मान लो बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है। अगर मैं इसे मिटा देता हूँ तो ये हो जाएगा कुल, तो ये हो गया बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद री की बताते हैं। ये है री, आप कई बार प्रश्न उठा भी सकते हो किसी मित्र के सामने, ये री है। अगर मैंने इसे मिटा दिया तो ये री की मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है, जैसे कृष्ण हो गया, री है, तो ये हो गई री की मात्रा। और अगर ए की मात्रा का सिंबल बनाना है तो ये ए है, मैं इसे मिटा देता हूँ, जैसे गणेश, तो ये हो गया ए की मात्रा। अगर मैं आई की मात्रा का सिंबल बना के देखता हूँ तो ये हटा दिया, और ये डबल मात्रा लग गई जैसे सदैव, तो ये हो गई आई की मात्रा। ऐसे ये तो क्लियर है, ओ की मात्रा इसे हटा दूँ
और ये हो गई अव की मात्रा। तो मात्राओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बात करें शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है तो 10, और अगर बात करें मात्राओं की संख्या कितनी है तो मात्राओं की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। मैं आपको जब ये क्लास फिनिश होगी तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जाऊंगा, ध्यान से सुन रहे हो ना आप। अगर मात्राओं की संख्या पूछे तो 10, शुद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो 10, किंतु अगर मैं बात करता हूं इसमें कि वर्णमाला में हिंदी में, तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11। तो ये हमारे हैं स्वरों के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जब हिंदी क्लास चलेगी तो उसमें 8 से 10 क्लास इतनी महत्वपूर्ण होंगी जिसके लिए सारे बच्चे बहुत ही अपने आप को कमजोर फील करते हैं, क्योंकि एक तो है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उच्चारण, स्थल चार्ट, संधि के व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पूरे नियम याद कराने के तरीके बताऊंगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगला टॉपिक है वह है स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जब ये स्वर समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम व्यंजनों का प्रारंभ करेंगे, और व्यंजन हाईकोर्ट के लिए भी है जो नया एग्जाम आया अभी। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से DSSB, KVS, रीट और हाईकोर्ट LDC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो आंसर रहेगा 5 आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है? एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई ये पूछता है कि मैं अपने घर के आधार पर क्या हो सकता हूँ, एक बेटा हूँ कि एक पोता हूँ, एक दादा हूँ कि नाना हूँ। तो दादा नाना नहीं हो सकता, पोता हो सकता हूँ या फिर बेटा हो सकता हूँ। पोते को भी हटाओ तो फिर में बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमको उत्तर देने के लिए नज़रिया चेक करना पड़ता है। स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है मात्रा का आधार। मात्रा का आधार बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, आपकी हिंदी का बेस रहेगा। दूसरा है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर आप चाहें तो धीरे धीरे इन्हें लिखते भी चलिए, वैसे लिखा आपको मिल जाएगा। तीसरा है जिव्या। देखो दोस्तों हिंदी में लिखने का तरीका क्या है, ये है जिव्या। अगर हम इसे जोड़ के लिखना चाहें तो जी जो दिख रहा है अधूरा उसे हम कर देते हैं पूरा, ये है। इसके अंदर ये व और ये आ, जिव्या के आधार पर। तीसरा जो होता है वो होता है अपना, चौथा जो होता है वो होता है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। और पांचवा है मेरे दोस्तों वो होगा उच्चारण स्थल के आधार पर। उच्चारण स्थल के आधार पर। इस आधार से सेकंड ग्रेड में, रीट में हर बार प्रश्न आया है। 500 आधारों में जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो ये है। आप इसे किसी भी तरह से मिस ना कीजिए। हालांकि ये जो आधार होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मात्रा का आधार। और हाँ दोस्तों, मात्रा का आधार मैं आपको समझा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए। ये भी निश्चित है कि मैं मिटाऊंगा भी नहीं, यहीं से आपको जवाब देना होगा। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम मात्रा का आधार। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आधार लेते हैं। सबसे पहले इसको स्पष्ट करते हैं, मात्रा का आधार। जी हाँ, मात्रा किसे कहते हैं पहले इस बात को समझते हैं। मात्रा, कई बार अपन बोलते हैं ना इसमें छोटी मात्रा लगेगी, इसमें बड़ी मात्रा लगेगी। जैसे दिन छोटी मात्रा, दीन बड़ी मात्रा, सेम उसी प्रकार मात्रा का आधार क्या है? मात्रा होती है 2 प्रकार की। अगर हम छोटी मात्रा को बोल दें तो हिंदी में तो उसे बोलते हैं ह्रस्व, इसमें री की मतलब है ह्रस्व स्वर। और अगर बात करते हैं बड़ी मात्रा की तो बड़ी मात्रा को कहते हैं दीर्घ स्वर। सॉरी, ये हो गया ह्रस्व और ये हो गया दीर्घ। 2 मात्रा होती है, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। हालांकि प्राचीन काल में संस्कृत के वैदिक युग में एक मात्रा और होती थी, वो होती है प्लुत, प्लुत स्वर। और मैं आपको बता देता हूँ जो प्लुत है वो आज की दुनिया में उल्टा हो चुका है और ये हो गया प्लुत की जगह हो गया लुप्त। वैसे आपको बता दूं लुप्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिलीट। और डिलीट हम उस चीज़ को करते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, चाहे मोबाइल में किसी वीडियो की हो, चाहे सॉन्ग की हो। जब हमें लगता है इसकी आवश्यकता नहीं होती तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। सेम उसी प्रकार जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर मैं आपको बताता हूँ ये होता है ओम। आज की हिंदी लिखित में इस प्लुत का कोई हम मार्कशीट में या फिर अपने नोट्स में इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो मंदिरों पर लिखा होता है ओम भूर्भुवः स्वः जैसे मंत्रोच्चारण के में, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है।
तो आज की दुनिया में ये तो हो गया लुप्त, इसलिए प्रश्न पहला मात्रा के आधार पर भेद। तो पहला भेद हो गया ह्रस्व और दूसरा भेद हो गया दीर्घ। मात्रा के आधार पर भेद कितने हो गए? भेद हो गए मेरे मित्रों दो। पहला हो गया ह्रस्व और दूसरा हो गया दीर्घ। ये विलोम शब्द भी है एक दूसरे के, ह्रस्व का विलोम क्या है? दीर्घ। और अगर बात करें मात्रा के आधार पर भेद की जगह कुल भेद पूछे, सेम वैसे ही प्रश्न बन गया। जैसे मात्रा के आधार भेद कितने हो गए? दो। और अगर बात करें कुल भेद कितने हो गए, तो कुल भेद में तीसरा जोड़ लिया जाएगा। ऐसे एक प्रश्न और आया था अभी पहले जब हमने भेद और कुल भेद के बारे में बात करी। जैसे वर्ण के भेद कितने हैं? दो, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कुल भेद तीन। सेम ऐसा ही प्रश्न है, मात्रा के आधार पर भेद पूछे तो दो, ह्रस्व और दीर्घ, और मात्रा के आधार पर कुल भेद पूछे तो तीन। ये हो जाता है प्लुत। चलो दोस्तों अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि 11 स्वरों का आपको अध्ययन कर रखा है, तो उसमें से ए अनार इसमें आएगा, ये तो छोटा है। और अगर बात करें बड़े की तो ये हो गया आ। छोटी ई ह्रस्व, बड़ी ई दीर्घ। छोटा ऊ ह्रस्व, बड़ा ऊ दीर्घ। और री ऋषि संस्कृत में नहीं होता, बड़ी ऋषि संस्कृत में होती है। ये हो गया री, ये हो गया ह्रस्व। अच्छा ये देखो ए, आई, ओ और औ, ये जो चार स्वर हैं ये अलग अलग से बने हैं। जैसे ये गणेश बना है ए और ई, गण प्लस ईश बराबर गणेश। ये ए है, सिंगल से नहीं बना है, दो से बना है। तो ये दोनों किसी भी, ये चारों के चारों किसी भी कंडीशन में ह्रस्व नहीं हो सकते क्योंकि दो दो से बने हैं। इसलिए ए, आई, ओ और औ, दोस्तों ये चार जो स्वर हैं इन्हें भी हम किस में रखते हैं? दीर्घ में। अब प्रश्न ये बनता है कि ये प्रश्न, हाँ दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ह्रस्व के और क्या नाम हो सकते हैं? ह्रस्व को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को, इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। हम इन्हें जड़ स्वर भी कहते हैं। हम इन्हें नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। तो निसंदेह इसके चार प्रश्न बनते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? चार हैं, ए, ई, उरी। इसके बाद बात करें तो मूल स्वर कितने हैं? चार हैं, ए, ई, उरी। जड़ स्वर भी, नैसर्गिक भी। तो ये ध्यान रखना, अगर प्रश्न आए हिंदी में मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर कितने हैं तो चार, और दीर्घ स्वर कितने हैं तो दोस्तों सात। इसके अंतर्गत भी एक बात बताऊं, ये जो चार अलग अलग से बने हैं ये, इन्हें हमने नया नाम दे दिया, वो हो गया सम प्लस युक्त बराबर संयुक्त स्वर। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है लास्ट कि एक कौन सा स्वर है, इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अगर बात करें दीर्घ स्वरों में संयुक्त स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वरों में संयुक्त स्वर कितने हैं तो संख्या कितनी हो जाती है? चार। और इसमें जो ये जो तीन है आपने आगे चलकर एक पढ़ी होगी दीर्घ संधि, ए प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। तो इनको हम दीर्घ संधि के अंतर्गत हम इसे ये कह सकते हैं दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। ये संधि के आधार पर है दीर्घ संधि स्वर। और ये ए प्लस ए एक ही जाति के हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं सजातीय स्वर। और ये अलग अलग जाति के हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं विजातीय स्वर। ये अलग अलग से बने हैं, ए और ई अलग अलग हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसकी काफ़ी बड़ा अच्छा पैटर्न है। और ये जो लास्ट का प्लुत रह गया वो है प्लुत स्वर, वो है ओम, सॉरी ये हो गया ओम। तो सीधी सी बात है, ह्रस्व स्वर चार, दीर्घ स्वर सात, दीर्घ स्वरों में दीर्घ संधि स्वर तीन, सजातीय स्वर भी यही तीन, संयुक्त स्वर चार, विजातीय स्वर भी चार, और एक है प्लुत। हाँ इनकी परिभाषा बता देता हूं, तो ह्रस्व में लगता है एक इकाई का समय, एक इकाई का समय। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, हिंदी वर्ती शुद्धि पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बीएसटी से 2017 में प्रश्न आया था कि शुद्ध कैसे लिखते हैं, इकाई ऐसे लिखते हैं। और भी बताऊं कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूं, जैसे आपसे पूछे और दिखाता हूं। ये हो गया एक इकाई का समय, तो दीर्घ में कितना समय लगना चाहिए? दुगुना समय लगना चाहिए कि एक इकाई का दुगुना समय लगना चाहिए कि ह्रस्व का दुगुना लगना चाहिए? तो परिभाषा ये रहेगी ह्रस्व का दुगुना, या मैं ये कह सकता हूं एक इकाई का दुगुना। प्रश्न कैसे देगा वो ये भी बता देता हूं। प्रश्न ऐसे दे सकता है कि दीर्घ स्वर की परिभाषा है दो इकाई का समय, दुगुना समय, ह्रस्व का दुगुना समय। तो सही रहेगा ह्रस्व का दुगुना, या ये भी कह सकता हूं कि एक इकाई का दुगुना समय। लेकिन बात करते हैं प्लुत की, तो इसमें कई विद्वान में मतभेद हैं। हमारे कई विद्वान, नाम लेना अनुचित होगा किंतु उन्होंने कहा है, एक ने तो कहा है इसमें अनंत समय लगता है। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम, वो तो आपकी सांसों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक बोल पाते हो। तो कई लोग कहते हैं इसमें अनंत समय लगता है, कई विद्वान कहते हैं कि इसमें 3 गुना समय लगता है। और आंसर सही रहेगा एक इकाई का
तिगुना। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इकाई शुद्ध ऐसे लिखते हैं और इसमें दुगुना मैंने ऐसे लिखा है। अगर आपने लिख दिया ना एक इकाई का 2 गुना, तो आपकी हिंदी पर प्रश्न मार्क लग सकता है। 2 गुना शुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है दुगुना। इसी प्रकार अगर हम 6 लिखेंगे तो ये वाला 6 शुद्ध होगा, अगर हमने ये वाला 6 लिख दिया तो निस्संदेह वो गलत होगा। तो ये वर्तनी को पता नहीं, ध्यान में देते हुए चलना है। तो फिलहाल आपको बताता हूँ, ह्रस्व में 1 इकाई का समय, दीर्घ में 1 इकाई का दुगुना समय और प्लुत में 1 इकाई का तिगुना समय लगता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा मात्रा के आधार पर। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं जो आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, लेकिन पहले मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर बात करें मात्रा के आधार पर भेद कितने होते हैं तो 2, ह्रस्व और दीर्घ। और मात्रा के आधार पर अगर कुल भेद पूछे तो तीसरा, कुल भेद में तीसरा जुड़ेगा प्लुत। नेक्स्ट प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 7 और 4 11 हो जाती है। ये 4 हो गए और ये 7 हो गए, 7 और 4 11। अगर प्रश्न करें मात्रा के आधार पर कुल स्वर, कुल की बात करते तो ये ओम और जुड़ जाएगा, अब हो जाएगा 12। मैं जितने प्रश्न पूछ रहा हूँ वो आपको पीडीएफ पर आपको सेंड कर दी जाएगी। मैंने सारे प्रश्न लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, मैं फिर से पूछता हूँ। मात्रा के आधार पर भेद 2, ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा के आधार पर कुल भेद 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11, मात्रा के आधार पर कुल स्वर 12। और अगर हम पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले की बात करें तो हमने ये कहा था मात्राओं की संख्या, वो आधार नहीं है, वो प्रश्न है मात्राओं की संख्या। तो ए की कोई मात्रा नहीं थी तो मात्राओं की संख्या हो गई 10। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। और किसी भी छात्र को अगर लगता है सर हमें बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखवाइए, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, फिर आपके प्रश्नों को बोर्ड पर भी करवाया जाएगा। फिलहाल ये है मात्रा का आधार। नेक्स्ट आधार का नाम है, उसका आधार का नाम है ओष्ठ के आधार पर। तो चलो देखते हैं दोस्तों ओष्ठ के आधार पर। नेक्स्ट मात्र 10 मिनट की क्लास और है आज की, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास कल होगी। आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको लिख खुद के हाथ से लिखो तो भी बेटर रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो आधार है उसका नाम होगा ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ बोले तो आप समझते हो, ओष्ठ को हम होठ कहते हैं, गांव की भाषा में तो रोड भी कह देते हैं। कई लोग अच्छे इज्जत के तरीके से बात करते हैं, इसे लब कह देते हैं। कई इसको श्री कृष्ण भगवान के युग में देखें तो इसे अधर कह सकते हैं। और अधर भी ऊपर वाला होठ नहीं है, नीचे वाला होठ है, क्योंकि मीराबाई ने अपनी पंक्ति में कहा है कि मुरली अधर विराजत। ये मुरली जो है वो अधर विराजत, ना कि इधर विराजत। नीचे वाले होठ को हम अधर कहते हैं। तो ओष्ठ ये होठ है। मैं कुछ स्वर बोलूंगा, 2 तरह के बनेंगे। जिसमें होठ गोल बनेंगे उसे तो मैं कहूँगा वृत्ताकार स्वर, और इसमें होठ गोल नहीं बनेंगे वो कहलाते हैं अवृत्ताकार। या तो मेरे होठ कुछ इस प्रकार के होंगे, या मेरे होठ, हालांकि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही ड्राइंग का हूँ, मैं हिंदी का हूँ, इसलिए होठ को थोड़े ध्यान से देखो। अगर मेरे होठ ऐसे बनते हैं ऊ गोल तो होगा वृत्ताकार। अगर होठ ए ऐसे बनते हैं तो होगा अवृत्ताकार। आप मेरे होठों को देख देख के कमेंट्स कर जाइए। सबसे पहले देखो ए किस में जाएगा? अवृत्ताकार में। ए आ ई बड़ी ई ऊ अब ऊपर जाएगा, चाहे छोटा ऊ हो और चाहे बड़ा ऊ हो। री इसमें नहीं आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। री का वरीकरण हम पहला आधार जो मात्रा का आधार किया था उसमें आएगा, या फिर उच्चारण स्थल के आधार पर आएगा। री इसमें नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना। वृत्त ऊ फिर ए फिर आई ओ में होठ गोल होता है ओ औ। एक प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है? देखो पेपर वाला ये जानना चाहता है कि तुम्हें कितना ज्ञान है। आप ये मत सोचिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नहीं, सब कुछ सिंपल है। जो पास होने वाले बच्चे गहराई से, और सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता, पूरा अध्ययन करना पड़ता है। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4। और अवृत्ताकार कितने हो गए? हाँ, अगर मान लो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आप क्रिकेट देखते होंगे, जैसे मान लो क्रिकेट की पिच है, यहाँ पर बीचों बीच पिच लगी होती है, खिलाड़ी शॉट मारता है, बॉल रगड़ते रगड़ते यहाँ जाती है, उसे हम चौका बोलते हैं, और डायरेक्ट हिट बाहर आती है उसे हम छक्का बोलते हैं। तो सेम वही है, गोले में तो चौका और डायरेक्ट हिट कितने हो गए? छक्का। और नो बॉल हो, नो बॉल से मतलब री और जोड़ ले तो कितने माने जाएंगे? 7। तो ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, TRIC की ट्रिक लिख देते हैं। गोले का चौका, गोले का चौका नहीं तो छक्का। ये मुझे कैसे क्वेश्चन क्लियर हुआ था, ये प्रश्न आया था
कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या, अरे वृत्ताकार को गोला ही तो कहते हैं, गोले का चौका नहीं तो छक्का। ये हमारा दूसरा आधार क्लियर होता है ओष्ठ के आधार पर। और आज के लिए हम थोड़ा सा बस लास्ट क्लास है, मुखाकृति का आधार और उच्चारण स्थल का आधार हम कल करेंगे, इसमें समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत एक छोटा सा म्यूजिक के जरिए आपको समझा जाएगा। और उच्चारण स्थल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी आपका कल होगा। फिलहाल एक आधार और लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी कल। तो दोस्तों तीसरा आधार जो है वो है जिह्वा के आधार पर। तीसरा आधार हो गया जिह्वा के आधार पर। जिह्वा बोले तो जीव, ये ध्यान रखना, इंसान तलवार से नहीं मरता है, लेकिन जिह्वा यानी जीव के द्वारा जो कटाक्ष किए जाते हैं उनसे पहले मरता है। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी जीभ है, तो ये तो जीभ का हो गया अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया दोस्तों पश्च भाग। इसमें भी लिख देता हूँ, अग्र, मध्य और ये हो गया पश्च। अग्र में तो स्वर आते हैं ई, ए, आई। मध्य में आएगा केवल ए और पश्चिम में आएगा आ, उ, ओ और औ। किसी को बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि एग्जाम तक इस क्लास को कैसे ले जाए बिना, सिर्फ एक बार तो जाते वक्त देखना पड़ेगा और एक सेकंड में कैसे आता है सुनिए। इस चीज को करने के लिए ना रियलिटी में आपके अंदर साधना होनी जरूरी है। आप घर पर बैठे बैठे अकेले रात के 1:30-2 बजे बैठे और फिर बोल के देखें, ऊ बोलोगे तो आपकी जीभ थोड़ी पीछे जाएगी, ऊ ऐसा लगता है जैसे पीछे जा रही है, ऊ फिर ए में आगे जाएगी। लेकिन इस चीज को करने के लिए बहुत शानदार साधना चाहिए। जैसे मैं भी एक बार रात में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरी मॉम ने देखा रात में बच्चा क्या कर रहा है, ऊ ए, तो पागल तो नहीं हो गया। तो ये तो निश्चित है कि इसके लिए साधना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि 1 करता है साधना, 2 करते हैं पढ़ाई, 3 करते हैं बातचीत और 4 करते हैं लड़ाई। तो इसके लिए तो साधना जरूरी है। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लो आपने साधना कर भी ली और उनको बोलना सीख भी गया, प्रश्न आया मान लो ई, ए और ऊ में से पश्च कौन सा है, तो साधना इतने दिन तक मान लो वहां पर आपके गले में प्रॉब्लम हो गई, बोलने में, और भूल भी गई, तो इसलिए आप और आ भी गया तो क्लास में थोड़ी करोगे ऊ ई, एग्जामिनर डिस्टर्ब होगा। इसीलिए इसको याद करने का एक शानदार तरीका बताता हूँ। याद साधना में भी नहीं होगा, क्लास में बोलने नहीं दिया, इसलिए आप ध्यान से देखना, ट्रिक देख दो, TRIC की ट्रिक। ए को छोड़कर, किसको छोड़ दो, ए को छोड़कर जिस भी स्वर की आकृति, जिस भी स्वर की आकृति 3 के जैसी नजर आती है, 3 के जैसी नजर आए वो, जैसे आ में 3 है, बिल्कुल है, ऊ में 3 है, इसमें ऊ है 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो बहुत ही शानदार तरीका है। ए को छोड़कर जिस भी स्वर में 3 का आकृति नजर आए समझ लो वो सारे हो गए पश्च। और इसमें देखो एक लड़की है ईशा, ईशा ने जीभ के आगे इमली एडी एनक लगाई, ईशा ने जीभ के आगे इमली एडी एनक लगाई। ये चाहे याद रखो या मत रखो, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। ए को छोड़कर जिस भी स्वर की आकृति 3 के जैसी हो वो पश्च आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यही है, किंतु मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। नंबर प्रश्न ये है कि मात्राओं की संख्या कितनी है, ये पहला प्रश्न है। फिर दूसरा ये है कि मात्रा के आधार पर विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, ये मेरा आपके लिए दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसा कौन सा स्वर है जो मध्य में आता है, हालांकि ये तो आपको क्लियर नजर आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिख के बताइए। और जो छात्र कमेंट्स में अपने नंबर डालेगा उसके पास में अपनी थ्योरी और एक्सरसाइज लिखने की भी जरूरत नहीं, सारा उसके पास लिखा लिखा मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।